विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, मैं हूं चंचल। गर्मी को देखते हुए जहन में आता है बस यही ख्याल कि ज़मीन जल चुकी है, आसमान बाकी है, सूखे कुएं तेरा इम्तिहान बाकी है, बरस जाना वक्त पर ए मेघ, किसी का खेत गिरवी है, किसी का लगान बाकी है। इस साल मानसून में बहुत अच्छी बरसात हो, ऐसी हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं ताकि हमारे किसान भाई बहनों को उनकी मेहनत का पूरा फल मिल सके और अच्छे से अच्छा उत्पादन हो सके। क्योंकि आज का किसान परंपरागत खेती से हटकर नवाचारी खेती कर रहा है, प्रयोगात्मक खेती कर रहा है। आज कृषि दर्शन में एक ऐसे ही किसान भाई से आपको मिलवाएंगे, मगर उससे पहले आइए देखते हैं खबरें खेती की, मंडी भाव और मौसम के मिजाज। किसान भाइयों नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं खेती से जुड़ी आज की खास खबरें। कृषि मंत्री ने कहा किसानों तक समय पर पहुंचे बीज मिनी किट्स। 1 करोड़ 64 लाख हेक्टेयर में होगी खरीफ बुआई। बांसवाड़ा में आम महोत्सव का हुआ आयोजन। और किसान अंतर फसल प्रणाली अपनाकर बढ़ाएं आमदनी। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने निःशुल्क बीज मिनी किट्स का वितरण समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। खरीफ आदान व्यवस्था को लेकर पंत कृषि भवन में एक बैठक आयोजित हुई। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया की मौजूदगी में आयोजित बैठक में बजट घोषणाओं पर मंथन किया गया। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को बांटे जाने वाले निःशुल्क बीज मिनी किट्स को शीघ्र वितरण करें। बुआई समय से पूर्व किसानों तक बीज पहुंचना जरूरी है, बाद में बीज वितरण का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। बैठक के दौरान श्री कटारिया ने खाद बीज के साथ साथ किसानों से जुड़ी योजनाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें ताकि छोटे किसान भी योजनाओं से लाभान्वित हो सकें। उन्होंने तारबंदी के लक्ष्य के साथ साथ कृषि यंत्रों की गुणवत्ता पर भी जोर दिया। बैठक को कृषि विभाग के प्रमुख शासन सचिव दिनेश कुमार ने संबोधित करते हुए विभागीय अधिकारियों को 1 सप्ताह में बीज वितरण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। कृषि आयुक्त कानाराम ने बताया कि इस वर्ष में 164 लाख हेक्टेयर बुआई का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए 9 लाख क्विंटल बीज की मांग के विरुद्ध 9.62 लाख क्विंटल बीज उपलब्ध है। राज्य में 3.92 लाख मैट्रिक टन यूरिया, 1.61 लाख मैट्रिक टन DAP और 1.65 लाख मैट्रिक टन SSP का स्टॉक उपलब्ध है और उर्वरकों की आपूर्ति निरंतर जारी है। उन्होंने बताया कि राज्य में 15,000 फार्म पॉन्ड और 5,000 डिग्गी निर्माण का लक्ष्य निर्धारित है। 7,000 किलोमीटर पाइपलाइन, 6,000 किलोमीटर तारबंदी, 30,000 कृषकों को अनुदान पर कृषि यंत्र का लक्ष्य निर्धारित किया है। कृषि विभाग ने 1 करोड़ 64 लाख हेक्टेयर में खरीफ बुआई का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह लक्ष्य पिछले साल की तुलना में 1 लाख हेक्टेयर ज्यादा है। प्रदेश में मानसून पूर्व की गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। वहीं कृषि विभाग ने भी खरीफ फसल बुआई के लक्ष्य जारी कर दिए हैं। इस साल 1 करोड़ 64 लाख हेक्टेयर में फसल बुआई का लक्ष्य तय किया है। उल्लेखनीय है कि खरीफ सीजन में किसान मक्का, बाजरा, ज्वार, सोयाबीन, धान, मूंग, मोठ, उड़द, कपास, तिल और ग्वार जैसी फसलों की बुआई करते हैं। कृषि आयुक्त कानाराम ने बताया कि इस साल धान के लिए 2,10,000 हेक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया है। वहीं ज्वार की बुआई 6,10,000 और मक्का की बुआई 9,40,000 हेक्टेयर क्षेत्र में होगी।
मोटे अनाज की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने बाजरा बुआई का लक्ष्य पिछले साल से बढ़ाकर घोषित किया है। इस साल 44 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बाजरे की बुआई अनुमानित है। इसी तरह दलहनी फसलों में मूंग की बुआई 24 लाख हेक्टेयर, मोट की 10.5 लाख हेक्टेयर, उड़द की 5.5 लाख हेक्टेयर और चंवला की बुआई के लिए 75,000 हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है। तिलहनी फसलों में अब तक मूंगफली की बुआई 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हो चुकी है, जबकि इस वर्ष 8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मूंगफली की बुआई संपन्न होनी है। तिल की बुआई के लिए 3 लाख, सोयाबीन के लिए 11,50,000 और अरंडी बुआई के लिए 1,60,000 हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है। वाणिज्यिक फसल कपास की बुआई के लिए इस साल 8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र और ग्वार की बुआई के लिए 25 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है। बांसवाड़ा के कुशल बाग मैदान में आम महोत्सव आयोजित किया गया। इस महोत्सव में आम की 50 से ज्यादा किस्मों का प्रदर्शन किया गया। आम की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए बांसवाड़ा मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय इस महोत्सव का आयोजन कुशल बाग मैदान में हुआ। जिला प्रशासन, कृषि अनुसंधान केंद्र और पर्यटन उन्नयन समिति के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में आम की विभिन्न किस्मों का प्रदर्शन किया गया। लोगों ने भी फेस्टिवल में पहुंचकर अपनी पसंदीदा आम और इससे बने उत्पादों की खरीदारी की। मैंगो फेस्टिवल का शुभारंभ बांसवाड़ा जिला प्रमुख रेशम मालवीय ने फीता काटकर किया। कार्यक्रम को जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, जिला पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीना और सभापति जिनेंद्र त्रिवेदी ने भी संबोधित किया। फेस्टिवल में कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से आम के उत्पादन, विपणन के साथ जिले में पाई जाने वाली आम प्रजातियों की विशेषताओं को फोटो सहित बताया गया। फेस्टिवल के दौरान लगाई गई प्रदर्शनी में आम पापड़, आम की चटनी, आम स्क्वैश, कच्ची कैरी पुदीने का शरबत, आम का जैम, आम का लच्छा मुरब्बा, आम का अचार, कैरी पुदीना कैंडी का प्रदर्शन किया गया। परियोजना प्रभारी डॉक्टर एस लखावत ने बताया कि आम महोत्सव में आम की 31 उन्नत किस्मों, 4 विलायती किस्मों और 15 स्थानीय बीजू किस्मों के विशेष गुणों के बारे में विस्तार से बताया गया। कृषि वैज्ञानिकों ने कहा कि अंतर फसल प्रणाली को अपनाकर किसान एक साथ 2 से ज्यादा फसलों का उत्पादन लेकर अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। कृषि अनुसंधान केंद्र श्री गंगानगर पर नींबू वर्गीय फल उत्पादन तकनीक पर किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। अखिल भारतीय समन्वित फल अनुसंधान परियोजना के तहत आयोजित इस प्रशिक्षण में 55 किसानों ने भाग लिया। प्रशिक्षण में कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के अनुसंधान निदेशक डॉक्टर PS शेखावत ने कहा कि अंतर फसल प्रणाली को अपनाकर किसान एक साथ 2 से ज्यादा फसलों का उत्पादन ले सकते हैं। इससे खाद्य उत्पादों की उपलब्धता भी बढ़ेगी, साथ ही किसानों की आय में भी इजाफा होगा। उन्होंने किन्नू की खेती को किसानों के लिए फायदेमंद बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नींबू वर्गीय फलों की खेती का दायरा हर साल बढ़ रहा है। ऐसे में किसानों को फलदार पौधों की रोपाई योजनाबद्ध तरीके से करनी चाहिए। प्रशिक्षण को क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान डॉक्टर विजय प्रकाश ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बागवानी फसलों में किसान फ्लड सिंचाई की जगह बूंद बूंद सिंचाई को अपनाएं। इससे पानी की बचत के साथ फल की गुणवत्ता में भी सुधार आता है। केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर BS मीना ने किसानों को उद्यानिकी फसलों में विविधीकरण, डॉक्टर रवि कुमार मीना ने किसानों को किन्नू बाग में कटाई छटाई के बारे में बताया। केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर प्रदीप कुमार ने किसानों को किन्नू में लगने वाली मुख्य बीमारी ग्रीनिंग रोग, कैंकर रोग, विद्र टिप रोग, गमोसिस रोग नियंत्रण के बारे में भी जानकारी दी। वहीं डॉक्टर रूप सिंह मीणा ने सिट्रस माइट, सिट्रस सिल्ला, नींबू की तितली, फल चूसक कीट, सिट्रस कैटरपिलर आदि कीटों के नियंत्रण के बारे में बताया। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। किसान भाइयों, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कहते हैं कि प्रकृति की गोद में है जीवन का सार, प्राकृतिक अपनाएंगे तब होगा उद्धार।
खेती में प्राकृतिक खेती या कहें सुरक्षित खेती ही भविष्य है। इस बात को अपना मूल मंत्र मानते हुए अपने जीवन में सफलताओं के नए परचम लहराने के लिए प्राकृतिक खेती को अपनाते हुए प्रयोगात्मक नवाचारी खेती कर रहे हैं हमारे कार्यक्रम की आज की कड़ी के नायक ओम प्रकाश शर्मा। जी हाँ, सीकर जिले के ये प्रगतिशील नवाचारी किसान जिन्होंने गौमूत्र, गाय के गोबर और प्राकृतिक उत्पादों से कृषि में काम में लिए जाने वाले उत्पादों का न सिर्फ निर्माण किया है बल्कि वो इसे उपयोग करके सुरक्षित खेती की तरफ भी बढ़ रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनकी सफलता की कहानी खुद इन्हीं की जुबानी। प्राकृतिक खेती अर्थात प्रकृति के प्रत्येक अवयव को मिलाकर की जाने वाली खेती। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी लगातार किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए आह्वान कर रहे हैं। किसान भाइयों, अब जमाना अधिकतम उत्पादन का है, लाभकारी खेती का है, इसलिए हमें प्राकृतिक खेती की तरफ लौटना होगा। वैसे भी हम जानते हैं कि स्वस्थ धरा तो खेत हरा। हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि हमारी माटी की सेहत अच्छी रही तो निश्चित रूप से हमारा उत्पादन भी अच्छा होगा। प्राकृतिक खेती मूल रूप से न्यूनतम लागत पर आधारित है। किसान को इसे शुरू करने के लिए प्रारंभिक स्तर पर कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता। प्राकृतिक खेती के लिए सारे संसाधन किसान अपने खेत पर ही जुटा सकता है। और आज देखते ही देखते देश के कई किसानों ने प्राकृतिक खेती में एक नया आयाम स्थापित किया है। हम आपको लगातार राजस्थान के प्राकृतिक खेती के सफल किसानों से रूबरू करवाते आ रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं सीकर जिले के कोलीडा गांव के एक प्रगतिशील जैविक प्राकृतिक खेती के अग्रणी किसान ओम प्रकाश से। किसान भाइयों, ओम प्रकाश जैविक खेती में आगे बढ़ते हुए नवाचारी कार्य कर रहे हैं। जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में नवाचारी कार्यों के लिए ओम प्रकाश को राजस्थान सरकार द्वारा राज्य स्तरीय जैविक सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। यह सम्मान समूचे जैविक खेती किसानों के लिए एक बड़ी प्रेरणा बनी और ओम प्रकाश को देखते हुए कई राजस्थान के किसानों ने जैविक खेती की तरफ अपना रुख किया। अब आइए मिलते हैं ओम प्रकाश से और जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से अपनी जैविक यात्रा को प्रारंभ किया। प्राकृतिक खेती के अंदर मैंने ये शोध कार्य किया कि शेखावाटी के अंदर टेम्परेचर की वजह से जैविक कार्बन की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है और उस जैविक कार्बन के समाधान के लिए एक सबसे बड़ी समस्या था कि उत्तम गुणवत्तायुक्त गोबर है पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है। इसके लिए एक बहुत ही सरल और सुगम उपाय है कि हम एक 10 बाई 12 का एक टांका बनाएं और टांके के अंदर देसी गाय के गोमूत्र, गोबर, पत्ते वगैरह, नीम और जितने भी अवशेष, फसल अवशेष, खरपतवार उसमें डाल देते हैं। डालने के बाद में उसके अंदर जीवाणु युक्त बैक्टीरिया है उसके अंदर गुड़ के घोल के अंदर डाल देते हैं। डालने के बाद में इसमें पानी डाल देते हैं। इसके अंदर एक फ़िल्टर बना देते हैं। फ़िल्टर बनाकर जब भी हमें आवश्यकता सिंचाई की पड़ती है फसल के अंदर, सब्जियों के अंदर या बागवानी के अंदर, तो हम उस अर्क को उसके अंदर दे देते हैं। ये इसका एक भाग तो क्या है कि ये जो जीवाणु कल्चर का भाग है, और दूसरा इसमें फ़िल्टर लगा हुआ है। उस फ़िल्टर के माध्यम से आगे लिक्विड बनता है। वो लिक्विड फव्वारे में और ड्रिप इरिगेशन के अंदर उसको दिया जाता है। तो उससे सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि फसल और सब्जियों के अंदर हर क्रांतिकारी अवस्था में उसको पोषण मिल जाता है। और दूसरा उसके अंदर अनेक प्रकार की खरपतवार होती है, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास होता है और उसमें ताज़ा गोबर भी डाला जाता है। और जो देसी गाय का जो ठान होता है उसमें सनी हुई मिट्टी भी इसमें डाली जाती है।
उसके अंदर भी अनेक पोषक तत्व होते हैं। और मृदा के अंदर जो जीवाणु होते हैं उनको जो पोषक तत्व है, उनको जो जीवाणु 3 प्रकार के उनकी आवश्यकता होती है। उन्हें नमी चाहिए और जैविक कार्बन चाहिए और आच्छादन चाहिए। तो वो गड्ढे के अंदर वो सारा मिल जाता है और जीवाणु उसमें अलावे रहते हैं। और जो गोबर गौमूत्र और जो पत्तियाँ उसमें होती है तो नाइट्रोजन, फास्फोर, पोटास की उसमें काफ़ी मात्रा में उसमें पूर्ति हो जाती है। और हर बार उसमें लिक्विड पौधे में देने से जैविक कार्बन की पर्याप्त उपलब्धता रहती है और उस उपलब्धता के कारण उत्पादन गुणवत्ता युक्त होता है और पौधे के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी बढ़ जाती है और पौधे के अंदर रेजिस्टेंस पावर बढ़ता है और उसमें कम से कम पानी के अंदर अच्छी उपज प्राप्त होती है। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्राकृतिक खेती गाय के इर्द गिर्द घूमती है, इसीलिए इसे गौ आधारित खेती भी कहते हैं। ओम प्रकाश ने भी इस बात के महत्व को समझा और उन्होंने अपने खेत पर सबसे पहले गौपालन शुरू किया। इनका पूरा परिवार प्राकृतिक खेती में इनका साथ देता है। इनकी धर्मपत्नी, इनकी बेटी, इनका बेटा सब प्राकृतिक खेती में लगे हुए हैं और आज बहुत ही स्वस्थ और उल्लासपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ओम प्रकाश ने अपने दिमागी कसरत के आधार पर एक ऐसा यंत्र निर्मित किया जिसे हर कोई देखने आता है। यह यंत्र खेती किसानी के काम को बहुत ही आसान बनाने में मददगार साबित हुआ। आइए जानते हैं किस तरह से यह यंत्र कार्य करता है। किसान के गुणवत्ता युक्त उत्पादन लेने के बाद में एक समस्या मार्केट में आती है कि अनाज, कोई भी अनाज हो, चना हो, गेहूं हो, मेथी हो, उसमें अनेक प्रकार के खरपतवार के बीज होते हैं, डस्ट होते हैं, छोटे दाने होते हैं। तो उसमें उचित मूल्य मिलने पर परेशानी होती है। उसके समाधान के लिए मैंने प्रोसेसिंग यूनिट लगाई है। उसमें हर प्रकार के अनाज की सफाई होती है। उसके लिए उसमें 3 छलनी होती है, उसमें अलग अलग प्रकार, एक में डस्ट निकलती है, एक में बीज निकलता है, इसमें छोटे दाने निकलते हैं और 5वें कॉलम के अंदर उसमें पूरा साफ दाना आता है जिसमें उसमें कोई डस्ट नहीं होती है और तुरंत उसका गेहूं की पिसाई की जा सकती है और हर प्रकार का अनाज उसमें सफाई होती है। तो इसकी पूरी टेक्निकल जानकारी के लिए मैं मशीन को चला के आपके सामने दिखा रहा हूँ। इस मशीन को ऑन करके आपको दिखाता हूँ कि इसकी क्या कार्यप्रणाली, किस तरह ये अनाज सफाई करती है। अब मैं आपको अनाज के साफ़ होने की पूरी जानकारी टेक्निकल मशीन के द्वारा चालू करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से मशीन का स्विच ऑन किया जाता है, बाद में इसमें गेहूँ डाला जाता है। गेहूँ डालने के बाद में इसका जो ये ऑन किया जाता है। ऑन करने के बाद में यहाँ पर छलनी होती है, यहाँ पर डस्ट आती है, फिर उसमें बीज आता है, आगे इसके अंदर आगे छोटे दाने वगैरह सब अंदर चले जाते हैं और फाइनल प्रोसेस के अंदर यहाँ पर अनाज ये आ जाता है जिसमें न कोई डस्ट होती है न कोई बीज होता है। किसान भाइयों, अब युग प्राकृतिक खेती का है। मानव जीवन और पारिस्थितिकीय संतुलन के लिए प्राकृतिक खेती करना अब अनिवार्य हो गया है। किसान भाइयों, प्राकृतिक खेती में लाभ ही लाभ है। आपको प्रकृति का आनंद आएगा, लाभकारी खेती होगी और आपका जीवन स्वस्थ होगा, आपका शरीर स्वस्थ होगा। तो समग्र रूप से हम कह सकते हैं कि ओम प्रकाश की तर्ज पर ही काम करते हुए यदि हमारे दूसरे किसान प्राकृतिक खेती का रास्ता अपनाएंगे तो निश्चित रूप से दूसरी हरित क्रांति की अवधारणा को साकार होता देख सकेंगे। हम आपको आगे भी ऐसे ही प्रेरक किसानों की सफलता की कहानियों से रूबरू करवाते रहेंगे। निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि ओम प्रकाश की तरह ही हमारे दूसरे किसान प्राकृतिक खेती में नाम कमाएंगे और लाभकारी काम कर पाएंगे। किसान भाइयों, हमें पूरा विश्वास है कि ओम प्रकाश शर्मा की सफलता की कहानी को देखकर आप भी प्रेरित हुए होंगे और कई सवालों के जवाब आपको इस कहानी में ही मिल गए होंगे।
आप कृषि दर्शन में क्या कुछ नया देखना चाहते हैं, इसके लिए आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। चलते चलते बस यही कहेंगे कि मेहनत का नहीं है कोई भी विकल्प, किसान की उन्नति कृषि दर्शन का संकल्प। इसी संकल्प के साथ दीजिए चंचल को आज्ञा। जय हल जय हलधर।